हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन। आज हम मिस्टर संजीव कौत्र सर के साथ हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही करेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया? वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू हुआ है, ना कभी होगा। वर्ल्ड वॉर एक अलग बात है। ये जो अभी हो रहा है, ये कुछ कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं, ये उनकी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, जो अपने आप को स्थापित रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाकर दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा इसके पीछे कुछ भी नहीं है। उस आम जनता का किसी को भी ख्याल नहीं है जो इस वॉर में शिकार हो रही है। और जितना कष्ट आम जनता को है, उससे अगर उसका अगर 0.01% भी वो लीडर्स समझ पाते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। उन लोगों के मन में अपनी जनता और दूसरे देश की जनता के प्रति कोई भी सद्भाव नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। उसमें डॉलर भी शामिल है, उसमें और बहुत सारी वजहें शामिल हैं। उनको मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, बट एक बात ये ज़रूर समझनी होगी कि आम जनता किसी भी देश की, सब एक जैसे हैं। लीडर्स की मेंटलिटी प्ले करती है और हमें उस आग में झोंक देती है, जिससे हमें हमेशा बचने का साधन अपने मन में तैयार करना चाहिए, उस भावना के साथ कि कैसे लीडर्स को हम लेकर आएं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आम जनता को कष्ट में डाल दें, या वो लीडर्स जो आम जनता को अपने परिवार की तरह महसूस करते हुए किसी भी डिसीजन को ले। गुड सर, गुड टू नो कि एक तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा आपके ऊपर एक वो पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि ईरान मिडल ईस्ट का पार्ट और उसके आसपास भी सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज़, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, ईरान आज की डेट में एक अलग थलग अकेला कंट्री पड़ के रह गया है। और वो एक ऐसे फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है जहाँ पे कि एक सुपर पावर यूएस और इसराइल दोनों इकट्ठे मिलकर उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगी कि मतलब मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, या जैसे चल रहा है वैसे चल के वी शुड वेट एंड वॉच? इस विषय में अनुराग जी, एक बात तो ये स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी अलग करना चाहता है जो सही भी है, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता किसी भी सुपर पावर के नज़रिए से, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं एक्सेप्ट किया जाता। क्योंकि वो अगर वो कुछ भी अलग करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस सुपर पावर के वर्चस्व को चैलेंज कर रहा है। करेक्ट, और मतलब अमेरिका। या वो चैलेंज वो एक्सेप्ट बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। अगर वो वर्ल्ड फ्रेंडली रियल में होते तो वो इस बात के ऊपर विचार ज़रूर करते कि शायद अब वो समय आ गया है कि उस तरीके से डोमिनेट नहीं किया जा सकता, मगर अभी वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। ये मजबूरी उन्हें तैयार करवाएगी, जो उन्हें होना ही होगा। क्योंकि वर्ल्ड का जो सिस्टम है, जो उसका पूरा हिसाब किताब है, वो समय समय पर बदलता तो है। एक समय ब्रिटेन डोमिनेट कर रहा था, करेक्ट, उस वक्त हम भी उसके शिकार हुए। बिल्कुल। अब उसके बाद ये डोमिनेशन मूव करते हुए यूएस की तरफ चला गया, तो अब वो यूएस से मूव करेगा। वो शायद नहीं, ये मेरे मन का विश्वास है कि वो शायद हमारी तरफ आने के लिए मुड़ चुका है। डाइवर्जन खड़े हैं और ये एशिया में ही आने वाला है, ये बात भी पक्की है। और ये भाव अगर नहीं लिया जा सका आज, तो शायद भारत इसे मिस करेगा। जो निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा कि भारत को इस अपॉर्चुनिटी को इस अंदाज में देखना ही होगा कि विश्व का अगला शांति प्रिय नेता कौन, और सिर्फ भारत और कोई भी नहीं। अगर हम योग्यता की बात करें तो ये योग्यता भारत में ही है कि वो विश्व का शांति के साथ नेतृत्व कर सके, जो पिछले 50-60 सालों में तो नहीं हुआ है।
तो अभी सिंस आपने कहा कि डायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स सबको एक बिलीफ है कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे इंडिया आएगा। अभी भी स्टिल वी आर इन गुड पोजीशन। तो अ, आपके अभी के सिनेरियो के लिए क्या थॉट्स हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है एंड द पॉइंट ऑफ व्यू विच दे आर थ्रोइंग टुवर्ड्स दिस वॉर विच इज़ हैपनिंग, तो वो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ तक ठीक है, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए या आने वाले टाइम में कुछ ऑल्ट्रेशन चाहिए, उसके ऊपर कुछ थॉट्स आपके? फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, जब भी जो व्यक्ति देश की व्यवस्था को देख रहा होता है, उसकी सोच के इर्द गिर्द फॉरेन पॉलिसी चल रही होती है, प्लस उस समय की जो आवश्यकताएं हैं उसके इर्द गिर्द ही फॉरेन पॉलिसी चल रही होती है। मगर हमें अब भविष्य में उस फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है जहाँ पर हम सबको एक साथ देख सकें, ना कि हम उसमें भी डिवाइड करके देखें कि ये हमारे फेवर में है या नहीं है। देखना तो पड़ेगा, इंटरनली आई तो हमें खोल कर रखनी ही होगी, मगर हमारा जो नज़रिया ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम अगर बात करें तो ये होगा कि हम कोई भी ऐसी बात ना करें जो हमें किसी दल या खेमे में खड़ा कर दे। वो भविष्य भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो विश्व का नेता होगा वो वही नेता होगा जो मैं चाहता हूँ कि सबका ध्यान रखने वाला हो, जो सबको परिवार स्वरूप में देखे। इसलिए हम किसी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं कि हम इस पॉलिसी को लेकर चलें या उसको। मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉलिसी है वो वही है जो सबके फेवर में बात करती है, और सबका फेवर हमेशा ये कहेगा कि कभी भी कोई ताकतवर व्यक्ति अगर किसी कमज़ोर को दबा रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, और कमज़ोर अगर उद्दंडता कर रहा है किसी भी वजह से तो उस उद्दंडता को समझते हुए उसको शांत करना ज़रूरी है, मगर उसको मार कर नहीं, उसको घेर कर। अगर मारेंगे तो फिर वही जनता पिसेगी। हमें घेरना ही होगा उस वहाँ के नेता को, व्यवस्थापक को, उस स्वरूप में कि वो इस प्रकार के कार्य ना कर सके। मगर हम जनता के ऊपर जब अटैक करने की पोजीशन में आ जाते हैं वो अच्छा नहीं। और जब भी ये अटैक होता है तो होता किसी ऐसे देश पर ही है जिसकी ताकत कम होती है। कभी भी उस जनता के ऊपर अटैक कम होता है जहाँ पर ताकत ज़्यादा है। मगर वो ताकत है कौन सी? वो ताकत वास्तव में उन विध्वंसक हथियारों की है जो हमें नहीं चाहिए। वास्तव में भारत को उस ताकत के ऊपर बात करनी होगी जो ताकत प्रेम की हो। ये भारत वही भारत है जहाँ पर अहिंसा के मार्ग से आज़ादी की बात कही गई है। हालांकि उसमें बहुत कंपोनेंट साथ में थे, तभी वो अहिंसा कामयाब भी हो पाई, अन्यथा ना हो पाती। मगर ये समझना हमें ज़रूर होगा कि हमें उस प्रकार का अहिंसावादी मगर ताकत से युक्त भारत जो स्पष्ट कह सके कि क्या सही है और क्या गलत, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। तो अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम बहुत ही न्यूट्रल होके चलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें किसी एक पक्ष में आना चाहिए? मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हमें इसी पॉलिसी पर रहते हुए एक स्टेटमेंट तो देनी ही चाहिए जी। कि सही और गलत क्या है, हमारा स्पष्ट मंतव्य क्या है। क्योंकि जब तक हम वो कहने की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक हम अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। हमें अपना मंतव्य स्पष्ट करना ही होगा। जो इस वक्त के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि सुपर पावर के अगेंस्ट ही बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड वी होप कि ये बात जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचे एंड पीपल शुड नो अबाउट दिस कि हमारा पक्ष क्या होना चाहिए और बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को आगे किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को ड्रॉ करना चाहिए और वर्ल्ड फोरम पे लेके आना चाहिए। एक चीज़ इसमें अनुराग जी मैं और कहना जी। चाहूँगा कि वास्तव में भारत कभी भी किसी पार्टी का नहीं है। भारत कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। भारत वास्तव में उन लोगों का है जो वर्ल्ड में शांति की कामना करते हैं। देश की से आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इंटरनेशनल फोरम की ही बात हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत मतलब
वो भारत जो सिर्फ शांति की बात करे और Correct. किसी भी पार्टी के पर्सनल एजेंडा के ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, क्योंकि पार्टीज़ बहुत फास्ट हमारी कंट्री में चेंज हो रही हैं, तो फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से बार बार नहीं हिलाया जा सकता। तो उसको स्टैंड अलोन आना ही होगा उस भाव में कि भारत एक शांति दूत की तरह ही वर्ल्ड में अपने आप को रखे, मगर कैसा शांति दूत, जिसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो कभी भी किसी के दमन को स्वीकार ना करे। बेशक वो उस क्लब का सदस्य हो जहाँ पे सारे पावरफुल लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से हम हैं भी और होंगे भी, मगर गलत बात है अगर हम कभी भी किसी कमज़ोर कंट्री को इसलिए दबाते हैं कि वो हथियारों और पैसे की ताकत से दूर है। एक बात और भी ध्यान रखनी होगी, लोगों ने अपने हथियार बेचे अपने से दूर और उसके बाद वहीं पर उनको लड़वाया, फिर उनको वो नुकसान पहुंचाया जहां पर वो आर्थिक संकट में आए, फिर उनको हमने लोन्स दिए, फिर लोन्स देने के बाद हमने उनकी रिकवरी की बात की, हमने उनको हर तरीके से तोड़ा। और ये तोड़ने वाले, एक बात याद रखनी होगी, कभी भी अपने आप टूटे बिना रह नहीं पाएंगे। वो समय आ गया है जब अगले 5 से 7 सालों में हम इस ताकत को टूटते हुए निश्चित रूप से देखेंगे और ये बात गलत नहीं साबित होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं।